हेलो बच्चों, कॉन्सेप्ट अकेडमी सोनभा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आज मैं चैप्टर 9 के बारे में बात करूंगा, डे ऑप्टिक्स। यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, इनको मैं एक एक करके करवाऊंगा। आप देख सकते हैं, सबसे पहला इम्पोर्टेंट डेरिवेशन कौन सा? मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। सेकेंड जैसे रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, लेंस मेकर फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। बच्चों, टेलीस्कोप का डेरिवेशन आता है, पर बनाने के लिए कैसग्रेनियन टेलीस्कोप ही वो बोलता है कि कैसग्रेनियन टेलीस्कोप बनाइए। पर डेरिवेशन जो होगा वो जो नॉर्मल टेलीस्कोप है उसी को आप डेरिवेशन में करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ एक बात और बता दूं, इनके जितने डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है उतने ही इनके न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इनको चलिए हम लोग बाय बाय करके एक एक डेरिवेशन करेंगे। ओके बच्चों, आप नोट कर सकते हैं। हेलो बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं, आज हम लोग मिरर फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। सबसे फर्स्ट डेरिवेशन हम लोग ने मैंने यही बताया था। यहाँ पे कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर में हम लोग सेंटर लेंगे, फोकस लेंगे बच्चों, और इन दोनों के बीच में एक ऑब्जेक्ट खड़ा कर देंगे। सबसे फर्स्ट रेप जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी बच्चों, वो क्या होगा? वो फोकस से होके चली जाएगी। वो फोकस से होके चली जाएगी, जैसा कि आपको पता है। और दूसरी रे जो जाएगी वो पोल से ले जाओ। तो पोल का रूल क्या होता है बच्चों? जितने एंगल पे रे आती है उतने ही एंगल पे क्या होता है, वो उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्टेड हो जाती है। जितने एंगल पे इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्टेड होती है। तो यहां पे आपकी क्या बन जाएगी? एक इमेज बन जाएगी। ये ए डैश बी डैश है। ये पॉइंट एम ले रहा हूं बच्चों। यहां पर सॉरी, यहाँ पर ए डैश एंड बी डैश इमेज। ये ए बी पॉइंट है, ये ए डैश और बी डैश पॉइंट है। अब मैं दो ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी सिमिलर है ट्राइंगल ए बी पी के। ए बी पी के क्यों सिमिलर है? ये जो एंगल सिमिलर है, ये भी 90 डिग्री बच्चों, ये भी 90 डिग्री। अगर एंगल एंगल सिमिलर होते तो एंगल एंगल अगर इक्वल होते तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं? सिमिलर। एंगल एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएंगे। तो अगर ये सिमिलर है तो इनके रेशियो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी बाई बी पी। ए डैश बी डैश को हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों? एच आई, इसे एच ओ कह सकते हैं। और बी डैश मैं आगे को लिख लेता हूं, ए डैश पी इज बाई ए पी। ए डैश पी बाई ए पी। अब यहां पे देखिए, ए डैश पी को मैं क्या कह सकता हूं बच्चों? ए डैश पी को मैं बी कह सकता हूं, और ए पी को मैं क्या कह सकता हूं? यू। तो ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू, मैं खाली इन्हीं दोनों को इक्वल रखूंगा। ए डैश पी कितना है बच्चों? वी बाई यू। और मैं इनको साइन के साथ रखूंगा। तो आपको पता है जितनी भी चीजें इधर के लेफ्ट साइड होंगी वो क्या होंगी? निगेटिव होंगी। तो ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा। और एच आई उल्टा बना हुआ है इन्वर्टेड, इसलिए ये भी क्या होगा? माइनस में होगा। ठीक बच्चों, अब मैं आगे दूसरे ट्रायंगल को लूंगा। माइनस माइनस यहाँ कट कर दीजिए, तो माइनस एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू वी बाई यू। मैं एक बात और बता दूं बच्चों, ये जो डेरिवेशन मैंने अभी किया, ये सेम डेरिवेशन मैग्निफिकेशन के लिए भी होगा। मैग्निफिकेशन के लिए हमें अलग से कोई डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं। ये मैंने मैग्निफिकेशन भी प्रूव कर दिया साथ में कि एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, यही मैग्निफिकेशन होता है बच्चों। अब मैं नेक्स्ट ट्राइंगल ले रहा हूं। नेक्स्ट ट्राइंगल में मैं यहां एक सीधी लाइन खींच लेता हूं, एम। मैं इस पॉइंट को कह दे रहा हूं एन। ये एच ओ है तो ये भी एच ओ होगा बच्चों। अब मैं ट्राइंगल बात कर रहा हूं, ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ। ए डैश बी डैश एफ
सिमिलर है, सिमिलर है एन एम एफ के, एन एम एफ के। कैसे सिमिलर है बच्चों, मैं प्रूफ कर दे रहा हूं कैसे सिमिलर। ये एंगल थीटा इस एंगल थीटा के इक्वल है, ये 90 डिग्री और बच्चों ये भी कितना है 90 डिग्री। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से भाई आप लिखना चाहें तो एंगल एंगल लिख सकते हैं। एंगल एंगल क्राइटेरिया से क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, सेम एंगल के क्राइटेरिया से ये भी दो ट्रायंगल सिमिलर थे। तो अगर मैं यहाँ इनका रेशियो बनाऊं तो ए डेस बी डेस बाई एन एम इक्वल टू बी डेस एफ बाई एम एफ इक्वल टू ए डेस एफ बाई एन एफ। अगर मैं ये मान लू इफ जो हमारा मिरर है वो स्मॉल अपर्चर का है, हाँ बच्चों, अगर मैं ये मान लू कि जो मिरर है वो स्मॉल अपर्चर का है, फॉर ए मिरर, फॉर ए मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर, अगर स्मॉल अपर्चर का है बच्चों ये, तो क्या होगा, एन क्लोज होगा पी के, एन क्लोज होगा पी के, या एन और पी को हम एक ही पॉइंट मान सकते हैं। तो एन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, पी लिख सकता हूं। तो ए डेस बी डेस मेरा क्या होगा बच्चों, एच आई होगा, एन एम मेरा क्या है, एच ओ ही होगा। अगर मैं यहां पे देखो बच्चों, अब मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाऊंगा फिर से, ए डेस एफ, ए डेस एफ, अगर मैं ए डेस एफ की बात करूं बच्चों, तो यहां से यहां तक एफ है फोकल लेंथ, तो पूरा वी है एफ है, तो ये कितना होगा, बी माइनस एफ। तो ये कितना हो गया बच्चों, v माइनस एफ। और एन एफ कितना होगा, एन एफ, यानी एन और पी को मैंने एक ही माना है, तो एन एफ कितना होगा, पी एफ के बराबर होगा। सो एन एफ इज इक्वल टू पी एफ। तो पी एफ क्या बच्चों, फोकल लेंथ ही। अब मैं भी इनको साइन के साथ ही रखूंगा, यहां पे एच आई जो है, एच आई आपका माइनस में होगा, बी भी माइनस में होगा, फोकल लेंथ भी माइनस में होगी। तो इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस वी प्लस एफ बाई माइनस एफ, तो माइनस एच आई बाई एच ओ, ये निगेटिव में ऊपर दे दूंगा तो फिर से क्या हो जाएगा, v माइनस एफ बाई एफ। तो माइनस एच आई बाई एच ओ की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो बच्चों क्या है, इक्वेशन नंबर 1 और 2। हाँ बच्चों, यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम करें तो देख सकते हैं कि यहां पे हम इक्वल रख सकते हैं, v बाई यू इज इक्वल टू v माइनस एफ बाई एफ। और मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वी एफ इज इक्वल टू वी यू माइनस यू एफ। अब मैं यहां पे क्या कर दूंगा, डिवाइडिंग, डिवाइडिंग ईच साइड यू वी एफ, यू वी एफ का क्या कहूंगा, इस साइड में डिवाइड कर दूंगा, तो यू वी एफ, यू वी एफ माइनस यू वी एफ, ये गया बच्चों, वी यू ये गया, वी एफ ये गया, तो 1/u इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। तो 1/v को इधर ले आएंगे तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये बच्चों आपका क्या आ गया, मिरर फॉर्मूला आ गया। अब मिरर फॉर्मूले में ये मिरर फॉर्मूला आपका प्रूफ हो चुका है, साथ में मैग्निफिकेशन को भी यहां मैंने प्रूफ कर दिया है, मैग्निफिकेशन को भी साथ में प्रूफ कर दिया। बस आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी इसे प्रूफ करिएगा तो इसका साइन जरूर रखिएगा बच्चों, साइन रख के आप प्रूफ करेंगे तभी ये फॉर्मूला आएगा। विदाउट भी रखते तब भी आ जाता, पर वो एरर मानी जाती, वहां पे मास्टर आपको फुल नंबर नहीं देगा। और उसके बाद जब ये फॉर्मूला आ गया, इसमें भी कोई वैल्यू पुट करेंगे तो साइन के साथ ही करेंगे बच्चों, तब भी आपको साइन रखना पड़ेगा, ठीक। तो आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, मैग्निफिकेशन माने होता क्या है कि इमेज कितनी टाइम्स बढ़ी एचओ के, कितनी टाइम्स ज्यादा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, तो उसी को एच आई बाई एच ओ को ही तो बच्चों हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं, वो किसके इक्वल है, माइनस वी बाई यू। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कर सकते हैं। ओके बाय बच्चों।
हेलो बच्चों, कॉन्सेप्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ पे आज हम लोग सेकंड डेरिवेशन करने वाले हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि स्फेरिकल सरफेस ले रहे हैं बच्चों। ये स्फेरिकल सरफेस मैंने ले लिया है और यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अच्छा बच्चों, सबसे पहले कंजप्शन हम लोग लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो पॉइंट साइज होगा। मतलब फर्स्ट अजप्शन मैंने जो यहाँ पे लिया, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, पॉइंट साइज है। सेकेंड अजप्शन में क्या लूंगा, अपर्चर। जो इस स्फेरिकल सरफेस का जो अपर्चर है, अपर्चर है स्फेरिकल सरफेस, ये क्या होगा बच्चों, ये स्मॉल होगा। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछे जा सकते हैं अब्जर्प्शन के, कि अब्जर्प्शन लिया क्या जाता। और यहां पे थर्ड में क्या लूंगा, ऑल रेज आर पैरेक्सियल। मतलब इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि जितनी भी रेज है वो कहां से होके जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पास से ही होके जाएंगी। और फोर्थ में लूंगा जितने भी एंगल होंगे, मैं इसमें कुछ एंगल लूंगा। जैसे सबसे पहले मैं क्या करूं, यहां पे फोकस मान ले रहा हूं, फोकस के बाद सेंटर। मैं एक रेज ले गया, ये रे हो गई बच्चों, ये हो गई इंसिडेंट रे। सबसे पहले एक इंसिडेंट रे होगी, स्फेरिकल सरफेस पे जाएगी। उसके बाद एक नॉर्मल होगा बच्चों। अगर प्लेन मिरर होता तो नॉर्मल आपको वहां पे सीधे दिख जाता 90 डिग्री पर। तो स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल कहां से होके जाता है, सेंटर से। तो मैं एक नॉर्मल ले जाऊंगा सेंटर से। ये कैसे होगा बच्चों, ये 90 डिग्री पर होगा सरफेस से, 90 डिग्री पर होगा। और नॉर्मल से एंगल ही क्या बनाएगा, थीटा वन। ये इंसिडेंट एंगल होगा। अब जनरली ये रेयर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। ये डेंसर मीडियम है, ये मैंने मीडियम का मान लिया डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n2 है। तो रेयर से डेंसर में अगर कोई रेज आती है तो वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आ जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। वो रेज क्या होगी, नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। और एंगल जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा हमें। ये क्या बन गई, इमेज बन गई बच्चों। और ये क्या मिल गया, रिफ्रैक्टिंग एंगल थीटा टू। ये रिफ्रैक्टिंग एंगल मान लिया मैंने थीटा टू। ठीक, इस एंगल को मैं अल्फा ले ले रहा हूं, इस एंगल को बीटा, और इस एंगल को गामा ले ले रहा हूं बच्चों। और यहां पे मैं परपेंडिकुलर लाइन खींच दे रहा हूं, इसे मैं पी डैश, और इस पॉइंट को मैं पी ले ले रहा हूं 4। और यहां पे मैं फोर्थ अजप्शन जो मानने वाला हूं, थीटा वन, थीटा टू, अल्फा, बीटा एंड गामा। ये सारे एंगल क्या हैं, वेरी वेरी, बहुत छोटे बच्चों, बहुत छोटे एंगल हैं। इतने एजप्शन मान के ही आप इस इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं, ला सकते हैं। अब बच्चों आप यहां देखिए। अच्छा, फिफ्थ एजप्शन अगर मानो कि इसका, मैंने माना क्या कि अपर्चर ऑफ इसका सर्कल, अगर अपर्चर इसका छोटा होगा तो पी डैश और पी क्या होंगे बच्चों, एक ही पॉइंट होंगे। ये दो अलग अलग पॉइंट नहीं है, ये दोनों क्या है बच्चों, एक ही पॉइंट है। क्योंकि अपर्चर क्या है इसका, स्मॉल है। तो मैं यहां की डिस्टेंस यू हो गई, ये बच्चों ये डिस्टेंस हो गई आर, और इमेज तक की डिस्टेंस हो गई वी। ये मैं हाइट मान ले रहा हूं एच, इस पॉइंट को पी मान लो, इस पॉइंट को मैं मान ले रहा हूं एम। ठीक बच्चों, तो अगर मैं यहां बात करूं, टेन टेन अल्फा इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, टेन अल्फा इज इक्वल टू एच बाई यू। और जनरली एंगल बहुत स्मॉल है, इसलिए टेन अल्फा किसके इक्वल होगा, अल्फा के। टेन अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा, वो भी क्या होगा, एच बाई यू। इसी तरीके से टेन बीटा किसके इक्वल होगा, बीटा के। मतलब अगर एंगल बहुत स्मॉल होते हैं तो टेन बीटा बीटा के, साइन बीटा बीटा, ये एंगल क्या होते हैं, ये वैल्यू इनकी एंगल के ही इक्वल होती है।
टेन बीटा इक्वल टू कितना होगा बच्चों, परपेंडिकुलर बाई बेस एच बाई आर। अगर मैं टेन टेन गामा निकालूं तो एच बाई वी, टेन गामा किसके इक्वल होगा, गामा क्यों निकलेगा ये एच बाई, और जनरली हम लोग साइन के साथ रखेंगे तो ये माइनस यू होगा बच्चों, क्योंकि खाली यू ही है जो लेफ्ट साइड में, इसलिए क्या होगा एच बाई माइनस यू। अच्छा, आप ट्रायंगल देखना चाहे तो मैं ट्रायंगल की नेमिंग लिख देता हूं, यहां पर टेन अल्फा निकला है, ट्रायंगल एम ओ पी, एम ओ पी डेस, ये ट्रायंगल एम पी डेस सी, और ये ट्रायंगल एम पी डेस आई। अब इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम थीटा वन निकाले। तो अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल एम ओ पी डेस, एम ओ पी डेस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थीटा वन जो है वो क्या है, सॉरी, एम ओ सी, ट्रायंगल एम ओ सी, एम ओ सी लिख लीजिए। ट्रायंगल एम ओ सी में आप ध्यान से देखेंगे तो जो थीटा वन है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल किन दो एंगल का एडअप होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल का क्या होता है बच्चों, वो एडअप होता है। तो यहां लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज से होगा। इसी तरह मैं ट्रायंगल कौन सा ले लूंगा बच्चों, थीटा टू के लिए ट्रायंगल ले लूंगा, ट्रायंगल एम सी आई, ट्रायंगल एम सी आई में देखिए, एम सी आई, इसमें एक्सटीरियर एंगल में किसको ले रहा हूं, बीटा को, बीटा लूंगा तो क्या होगा, वो इन दोनों के एडअप के इक्वल होगा, थीटा टू प्लस गामा। तो मैं थीटा टू की वैल्यू निकालूंगा तो बच्चों क्या आएगा, बीटा माइनस गामा। ये भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टीज। अब यहां पर मैं तो स्नेल्स लॉ में लगा देता हूं। स्नेल्स लॉ क्या है, जिसके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसी साइड का एंगल का प्रोडक्ट दूसरे साइड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके एंगल के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रेडियल मीडियम का n1, और इसका एंगल कितना है, साइन थीटा वन, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n2, और एंगल कितना है, साइन थीटा। ये स्नेल्स लॉ है, यहाँ पे एंगल्स का साइन ही लिया जाता है बच्चों। अब जनरली एंगल बहुत छोटे हैं, इसलिए साइन थीटा वन किसके इक्वल होगा, थीटा वन के, और साइन थीटा टू किसके इक्वल होगा, थीटा टू के। तो मैं लिख सकता हूं एन वन थीटा वन इक्वल टू एन टू थीटा टू, और थीटा वन की वैल्यू ऊपर मैंने लिखी है बच्चों, क्या लिखी है, अल्फा प्लस बीटा, और थीटा टू की वैल्यू कितना है, बीटा माइनस गामा। और जनरली अल्फा और बीटा की वैल्यू यहां से आप पुट कर सकते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या है, एच बाई माइनस यू, प्लस बीटा की वैल्यू एच बाई आर इक्वल टू एन टू, बीटा की वैल्यू बच्चों एच बाई आर, और गामा कितना है, एच बाई बी। अब आप एच कॉमन ले लीजिए, एच कॉमन ले लीजिए, एन वन का सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी एच कॉमन ले लीजिए और एन टू का सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। एच से एच कट जाएगा बच्चों, उसके बाद बचेगा क्या, माइनस एन वन बाई यू प्लस एन वन बाई आर इक्वल टू एन टू बाई आर माइनस एन टू बाई वी। एन टू बाई वी को इस साइड लेते आइए, तो एन टू बाई वी माइनस एन वन बाई यू इक्वल टू एन टू बाई आर माइनस एन वन बाई आर। अगर मैं पूरा लिखना चाहूं तो एन टू बाई वी माइनस एन वन बाई यू, आर कॉमन ले लूंगा बच्चों में, तो एन टू माइनस एन वन। यही आपका फॉर्मूला होगा बच्चों, किसी भी स्फेरिकल सरफेस से, चाहे कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, कोई स्फेरिकल सरफेस रियल इमेज बने वर्चुअल इमेज बने, पर उसका फॉर्मूला यही होगा, एन टू बाई वी माइनस एन वन बाई यू इक्वल टू एन टू माइनस एन वन बाई आर। आप इसको नोटेट कर सकते हैं बच्चों, पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू। हाँ बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे थर्ड डेरिवेशन करेंगे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ले सकते हैं कि ये फॉर्मूला पूछा ही जाता है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे।
सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग एक कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे। कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे, सॉरी यहाँ पे आप क्या बनाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस। इस सरफेस का रेडियस में मान लूंगा R1 और इस सरफेस का रेडियस में मान लूंगा R2। जनरली यहां बाहर में मैंने एक रेडर मीडियम ले लिया है, ये कोई भी मीडियम हो सकता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने N1 ले लिया है और यहाँ पे भी रेडर मीडियम ही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N1। और यहाँ अंदर जो लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N2। ये मैंने क्या ले लिया है, डेंसर, ये डेंसर मीडियम ले लिया। सबसे पहले मैं C1 और C2 दिखा देता हूँ कि जब रेडियस है तो सेंटर भी होगा। इसका सेंटर बच्चों में मान लेता हूँ कहीं यहाँ पर है C1 और इसका सेंटर मान लेता हूँ यहाँ पर है, मतलब ये अगर मैं डिस्टेंस लूं R1 के लिए तो ये डिस्टेंस R1 है और यहां से ये डिस्टेंस, और अधिकतर डिस्टेंस जो मैं मेजर करूंगा बच्चों वो ये मिड लाइन से करूंगा मैं, क्योंकि ना मैं इस सरफेस से करूंगा ना मैं इस सरफेस से करूंगा, क्योंकि यहां पर एक अजम्पशन लिया जाता है कि जो लेंस है वो कैसा है, कैसा, थिन लेंस है, क्या है, थिन लेंस। लास्ट में अजम्पशन में यही लूंगा, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा, पॉइंट साइज। तो सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं ओ यहां पर, तो एक इंसिडेंट रे जाएगी, इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे हो गई। ये इंसिडेंट रे किस मीडियम में थी, N1, और N1 से ये किस में गई, सबसे पहले में ये R1 पे रिफ्रैक्टिव सरफेस पे आई है, पहले रिफ्रैक्टिव सरफेस पे, तो इसका नॉर्मल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कहां से होकर जाएगा, सेंटर से, तो ये एंगल आई हो गया। और बच्चों आप यहां ध्यान से देखेंगे तो ये रेयर से डेंसर जा रही है, तो ये क्या होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल में ये मान लेता हूं टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी। अब बच्चों यहां पर मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, जो फॉर्मूला मैंने आपको पीछे सिखाया है, N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई आर, रिफ्रैक्टिव सरफेस का। मैं इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं। इस फॉर्मूले में आप लिखिए N1 इक्वल टू, लिखिए जिससे रे आ रही है, जिस मीडियम से रे आ रही है, मैं नीचे लिख देता हूं, जिस मीडियम से रे आ रही है, डिवाइडेड बाय यू, और जिस मीडियम में रे जा रही है, मतलब मैं N1 इक्वल टू कह रहा हूं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इस तरह से, N1 इक्वल टू कह रहा हूं कि जिस मीडियम से रे आ रही है वो N1 है, और जिस मीडियम में रे जा रही है, जिस मीडियम में रे जा रही, तो अगर मैं देखूं यहां से N1 मीडियम से रे आ रही है, और अगर मैं यहां पे एक वर्चुअल इमेज बनाऊं तो यहां पर बचेगी बच्चों, ये बना लूंगा मैं I1, और ये इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक हो जाएगी V1, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है बच्चों U। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, N1 बाई यू, N1 से रे आ रही हो, जा किस में रही है, N2 में, N2 बाई V1 माइनस N2 माइनस N1 बाई R1, क्योंकि अभी मैंने किस सरफेस से यहां पे रिफ्लेक्ट किया है, सरफेस 1 से। अब मैं दूसरा रिफ्लेक्शन करता हूं, अब मैं किससे कहूंगा, सरफेस 2 से। अगर सरफेस 2 से कहूंगा तो मुझे यहां पे फिर से नॉर्मल लेना पड़ेगा सरफेस 2 का, तो मैंने ये नॉर्मल ले लिया, ये यहां के लिए नॉर्मल था, ये नॉर्मल ले लिया मैंने, तो सरफेस 2 से अगर मैं कहूंगा तो अब ये रेयर से डेंसर में आ रही है, सॉरी ये डेंसर से, ग्लास से ये रेयर मीडियम में है, डेंसर से रेयर में आए, तो डेंसर से रेयर में होता क्या बच्चों, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब ये क्या होगा, अपने नॉर्मल से दूर आ जाएगी, तो ये इमेज बनेगी आई।
तो मैं इसे कह दे रहा हूं इस डिस्टेंस को v। तो अब सरफेस 2 के लिए, सरफेस 2 के लिए, ये किसके लिए था? सरफेस 1 के लिए, इक्वेशन 1। सरफेस 2 के लिए कहेंगे तो इसमें बच्चों किससे रे आ रही है? इसमें रे आ रही है n2 से, n2 से। तो जिससे रे आ रही है डिवाइडेड बाय, अब इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कौन काम करेगा? ये किसके काम करेगा बच्चों वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना? v1। और जिसमें रे जा रही, रे जा किसमें रही है? n1 में, n1। मतलब मैं यहाँ n1 का जो मतलब टेंस होता है, ये n1 जो u के ऊपर है उस मीडियम से रे, जो u के ऊपर रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? जिससे रे आ रही है। और जो v के ऊपर रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? जिसमें रे जा रही है। यही बात मैंने यहां समझाने की कोशिश की बच्चों। n1 बाई v इज इक्वल टू n1 माइनस n2 बाई। अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 और 2 को माइनस कर देता हूं। इक्वेशन 1 प्लस, सॉरी, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो जैसे ही करूंगा बच्चों तो आप देख सकते हैं ये v1 है बच्चों, n2 बाई v1, n2 बाई v1 क्या हो गया? कट हो गया, बचा क्या? n1 बाई v माइनस n1 बाई u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r1। और ये क्या है? सरफेस 2 से है तो n1 माइनस n2 बाई r। मैं n1 कॉमन ले रहा हूं तो 1 बाई v माइनस 1 बाई u और n2 माइनस n1। अगर मैं n2 माइनस n1 कहूंगा तो यहां पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो अगर मैं लूंगा तो ये कितना बन जाएगा बच्चों? 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अब इसी के आगे मैं सॉल्व करता हूं बच्चों। वर्चुअल, तो देखिए 1 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई n1, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r। अब मैं ये मान लेता हूं कि जो u है वो इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे। इफ, मान ले रहा हूं कि इफ u इज इक्वल टू इंफिनिटी, तब क्या होगा बच्चों? जो v होगा वो किसके इक्वल होगा? f के इक्वल होगा। मैं इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। आप ये सोचिए अगर कहीं इनफाइनाइट से रे जाती है तो वो बच्चों कहां पे आके मिलती है? फोकस पर। वो कहां आके बच्चों मिलेगी? फोकस पे आके बच्चों यहां पर मिलेगी। अगर u इनफाइनाइट पर हो तो v कितना होता है बच्चों? f के इक्वल होता है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 1 बाई एफ, v की जगह f लिख दूंगा, u की जगह इनफाइनाइट, और इसमें n1 को दोनों को दे दूंगा तो n2 बाई n1 माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई। अगर मैं इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को बच्चों इक्वेट कंपेयर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो अगर देखूं तो बच्चों यहाँ पे 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा? 1 बाई एफ। ये रिलेशन आ गया एफ यू वी के बीच में, और ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला बन गया है बच्चों यहीं पर। ये आपका जो थर्ड इक्वेशन है बच्चों ये बन गया आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, या आप इसे ले सकते हैं फोर्थ इक्वेशन। जैसा आपको नीड हो उस प्रकार आप इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल में R1 R2 N2 N1 U दिया तो आप भी निकाल सकते हैं। अगर F दिया तो आप कोई क्वांटिटी नहीं दी तो उसको निकाल सकते हैं। तो आप अपने अनुसार फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो बच्चों। हेलो बच्चों, आज यहाँ पे हम लोग आज फोर्थ डेरिवेशन करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ये प्रिज्म है बच्चों। सबसे पहले प्रिज्म की क्वालिटी क्या होगी कि हम इसका एंगल देखते हैं।
ये जो एंगल होता है बच्चों, इसको क्या कहते हैं? प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल। ठीक। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, कोई इंसिडेंट रे है, कोई इंसिडेंट रे में यहां ले गया, ये इंसिडेंट, बाहर में मान लिया मैंने मीडियम क्या है, एयर, और ठीक, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एन है। जनरली इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बच्चों, एयर का 1, और अंदर क्या है, ग्लास। ठीक, इसका इफेक्टिव इंडेक्स मुझे नहीं पता। अब यहां पर क्या होगा, मैं अगर इस सरफेस के लिए नॉर्मल खींचूंगा तो ऐसे आएगा बच्चों, 90 डिग्री पर। तो अगर कोई रेयर से डेंसर मीडियम में जाती तो क्या होता है, टुवर्ड्स द, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल चली गई बच्चों। अब मैं फिर से यहाँ पे एक को खींचूंगा नॉर्मल, ये नॉर्मल ही है बच्चों 90 डिग्री पर। तो ये क्या होगा, अब ये अवे फ्रॉम द, अगर डेंसर से रेयर में कोई मीडियम जाती रहे तो क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो मैं इसको आई ले लेता हूं, ये रिफ्लेक्टिव एंगल R1 है, यहाँ पे R2, और यहाँ पे इमर्जेंट रे, ये इस रे को मैं क्या कह दूंगा, इमर्जेंट। ठीक है। अगर मैं इसको मिलाऊं, अगर मैं इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाऊं और इमर्जेंट रे को पीछे मिलाऊं, तो जो ये एंगल बनता है बच्चों, में इसी को क्या कहता हूं, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन इसको क्यों क्यों कहता हूं बच्चों, इसको डिस्पर्जन भी कई लोग कहते हैं। मतलब रे जानी तो ऐसे चाहिए थी, पर आपको रे दिखी कैसे, इस तरीके से। मतलब आप यहां पर बैठे बैठे ध्यान से कि रे आएगी तो मुझको यहां दिखाई देगी, अगर आपको दिखाई कहां देगी। तो जितना एंगल ये मुड़ गई, जितना एंगल ये घूम गई, उतने ही एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन या डिस्पर्जन। तो मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं, इस पॉइंट को बच्चों में क्यू मान लूंगा, इस पॉइंट को मैं कैपिटल आर मान लूंगा, इस पॉइंट को एम। ठीक। सबसे पहले मैं क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एम आर की बात करता हूं, ए क्यू एम आर। अगर इसमें ध्यान से देखिए तो एंगल ए है, साथ में बच्चों ये वाला जो एंगल है, ये नॉर्मल के साथ कितना बना रहा है बच्चों, 90 डिग्री, प्लस एंगल एम है, प्लस ये एंगल देखिए बच्चों, एंगल ए आर एम। एंगल ए आर एम कितना बच्चों, 90 डिग्री, इक्वल टू 360 डिग्री। तो ए प्लस एम इक्वल टू 90 प्लस 90 मिक्स होकर बच्चों वहां माइनस होने चला जाएगा, तो ए प्लस एम इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। अब मैं यहां बात कर लेता हूं ट्राइंगल एम की, एम की बात कर लेता हूं, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल क्यू एम आर। अगर आप क्यू एम आर को देखेंगे तो ये R1 है, प्लस एंगल एम है, प्लस एंगल R2 है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एम इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, 180 माइनस R1 माइनस R2। इस वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में वैल्यू को पुट करिए बच्चों थोड़ा सा, तो m की जब आप पुट करेंगे तो 180 माइनस R1 माइनस R2 इक्वल टू 3, 180 डिग्री, 180 से 180 गया, तो आपको a इक्वल टू कितना मिलेगा, R1 प्लस R2। ये इक्वेशन हो गया बच्चों। अब मैं यहां पे बच्चों मैं इसका भी कुछ नेम रख देता हूं, ओ रख देता हूं। अगर आप यहां ध्यान से देखिए, मैं ट्राइंगल बात करूंगा ओ क्यू आर की, इन ट्राइंगल ओ क्यू आर। अच्छा एक बात देखिए, अगर ये एंगल आई है तो ये भी पूरा क्या होगा, आई। अगर ये पूरा आई होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होते हैं बच्चों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये एंगल कितना होगा, आई माइनस R1। इसी तरह ये पूरा एंगल क्या होगा बच्चों, ई, और ये एंगल क्या होगा तब, ई माइनस R2।
ई माइनस, आखिर बच्चों ये पूरा एंगल ई क्यों है? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल, अगर दो स्ट्रेट लाइन है, मैं यहां पे आपको एक बार करके दिखाता हूं, एंगल आई के इक्वल है। अब इसी में क्या निकला हुआ बच्चों? आर। तो ये एंगल हुआ कितना? आई माइनस आर। यही मैंने आई माइनस आर वन और ई माइनस आर टू लिखा। तो एंगल ओ क्यू आर में अगर मैं बात करूं तो एक एंगल है आई माइनस आर वन प्लस दूसरा एंगल है ई माइनस आर टू और तीसरा, अच्छा बच्चों अगर मैं इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाऊं तो डेल इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये क्या लग गई? एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टीज। ये क्या लग गई बच्चों? एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। तो यहां पे देखिए आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर, मैं आर वन प्लस आर टू की जगह बच्चों क्या रख सकता हूं? यहां पर मैंने प्रूफ किया है ए। तो आई प्लस ई माइनस ए इज इक्वल टू डेल। तो आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस, ये इक्वेशन नंबर आ गया बच्चों आपका 4। तो ये दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारे निकले, आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल और ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। अच्छा अब मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूं बच्चों, आप इसको ध्यान देखिएगा। ये मान लेता हूं डेविएशन है, ये डेविएशन है और ये इंसिडेंट एंगल है। बच्चा अगर यहां पे इंसिडेंट एंगल है तो डेल डेविएशन मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं डेल डेविएशन मिलेगा। मान लेता हूं मुझे डेविएशन मिलेगा डेल, कितना एंगल होने पर? एंगल आई होने पर, एंगल आई होने पर ये मिलेगा। अच्छा बच्चों अगर मैं यहां पे आई मिलने लेता, अगर इतने ही एंगल से मैं यहां पे करता, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं कि ये 45 डिग्री से मैं यहां करता तो यहां मुझको मान लो कि ये मिलता बच्चों 60 डिग्री और डेविएशन कितना मिलता? डेविएशन मान ले रहा हूं मैं, मुझको 30 डिग्री मिल जाता। अगर मैं इस साइड से रे फेंकू तो इस साइड में अगर 45 डिग्री कर दूं तो बच्चों यहां पर कितना बनेगा? यहां पर कितना बनेगा? यहां पे इंसिडेंट एंगल कितना होगा तब? 60 डिग्री। पर तब भी आपको डेविएशन कितना मिलेगा? तब भी आपको डेविएशन कितना मिलेगा? अगर यहां से निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 30 डिग्री। आप इस साइड से देखें, आप पहले एक बार इस साइड से देख रहे हैं तो इंसिडेंट एंगल 45 है, आप एक बार इस साइड से देख रहे हैं तो इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री है, पर एंगल ऑफ डेविएशन कितना हर समय? 30 डिग्री। आप दोनों साइड से निकाल दीजिए, मैं इस रे को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं। फिर से मैं एक बार और समझाने की कोशिश आपको करता हूं, एक बार और बच्चों आप समझने की कोशिश करिए कि आप इधर से देख रहे थे बच्चों, तो आपको दिखा क्या? ये इंसिडेंट एंगल है और ये इमर्जेंट एंगल है और ये क्या बन गया है? डेविएशन। तो अगर आप इधर से देखते बच्चों तो ये इमर्जेंट एंगल होता, ये इंसिडेंट एंगल होता, पर डेविएशन आपका चेंज होता क्या? तब भी वो क्या रहता? डेल और डेल, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते। मतलब कि हमें यही सेम डेविएशन ई पे भी मिलेगा, सेम डेविएशन। ये बात समझ में? अगर मैं बच्चों आई इज इक्वल टू ई कर दूं, मतलब अगर कोई एंगल ऐसा हो जिसपे आई और ई इक्वल हो जाए तो हमको जो डेविएशन मिलेगा बच्चों वो क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। वो डेविएशन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? मिनिमम डेविएशन मिलेगा। इससे मिनिमम डेविएशन अब नहीं हो सकता। तभी हम कहते हैं कि आई इज इक्वल टू ई हो जाए तो क्या हो जाएगा? डेविएशन मिनिमम हो जाएगा, डेविएशन मिनिमम हो जाएगा। अब इफ I is equal to E and
R1 इक्वल टू R2, तो देन क्या होगा बच्चों, जो डेविएशन होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। क्या होगा, मिनिमम होगा। तो मैं इक्वेशन थर्ड से देखूं तो बच्चों इक्वेशन थर्ड में a इक्वल टू R1 प्लस R2, तो R प्लस R लिख सकता हूं। R1 इक्वल टू R मान लिया, हाँ इक्वल टू R ही मान लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा ये R इक्वल टू a बाई टू, या a इक्वल टू 2R एंड R इक्वल टू a बाई टू। और मैं इक्वेशन फोर्थ की बात करता हूं, तो इक्वेशन फोर्थ की बात करूं तो बच्चों यहां पे मैं दोनों की जगह आई ही रख दूंगा, a प्लस डेल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2i इक्वल टू a प्लस डेल एंड i इक्वल टू में क्या, अच्छा मिनिमम होगा ना, डेल मिनिमम, तो a प्लस डेल मिनिमम डिवाइडेड बाई टू। मतलब r और i की वैल्यू मैंने निकाल ली। अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं, स्नेल्स लॉ किस पे, सरफेस ए बी पर, कहां पे, सरफेस। तो स्नेल्स लॉ मैंने आपको क्या सिखाया बच्चों, जिसका मीडियम हो उसी का एंगल हो, एन ए साइन आई इक्वल टू एन जी साइन आर, क्योंकि R1 R2 R ही मान लिया मैंने। तो अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, एन ए की वैल्यू 1 है साइन आई की वैल्यू कितना है बच्चों, मैंने यहां निकाल रखी है a प्लस डेल मिनिमम बाई टू, एन जी हमको नहीं पता, और साइन आर की वैल्यू कितना है a बाई, तो एन जी इक्वल टू कितना आ सकता है, साइन ए प्लस डेल मिनिमम बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। अच्छा बच्चों, ये कंडीशन आती कब है, जब रेज सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल का मतलब क्या हो, जब रेज बेस के पैरेलल हो। जब रेज बेस के पैरेलल होगी तो क्या होगा, इंसिडेंट और इमर्जेंट एंगल इक्वल होंगे, और R1 और R2 क्या होंगे, R के इक्वल होंगे, दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। तब आपको बेल मिनिमम की कंडीशन मिलती है और आप इसको प्रूव कर लेते हैं। ये आपका एक प्रैक्टिकल भी है क्लास 12th में, तो आप इसको प्रैक्टिकल के तौर पे भी इंपॉर्टेंट ले सकते हैं, प्रैक्टिकल करने एग्जामिनर को बताने के लिए। और ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है बुक में, इससे काफी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, उस तौर पे भी आप इसको इंपॉर्टेंट ले सकते हैं। हाँ बच्चों, आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके बाय बच्चों। हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है बच्चों, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होगा और एक आई पीस लेंस होगा। ठीक बच्चों, आप कभी भी इसको इस्तेमाल करेंगे, जो ऑब्जेक्ट के पास में जो लेंस होगा बच्चों वो हमेशा छोटा होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसका फोकस भी क्या होगा, स्मॉल होगा। और एक लेंस क्या होगा बच्चों, आई पीस लेंस, मतलब जो आपके आंखों के पास रहेगा। हाँ बच्चों, जो आपकी आंखों के पास रहेगा वो क्या होगा, उसे आई पीस लेंस कहेंगे बच्चों। और वो कहीं ना कहीं इस लेंस के मुकाबले क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आई पीस लेंस, आई पीस लेंस। और इसका फोकस क्या होता है, बिग है, फोकस इसका बड़ा होता है। अगर सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्मॉल ऑब्जेक्ट, आपको पता है कि एक स्मॉल ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा होगा। अच्छा, हम लोग यहाँ पे प्रूफ क्या करने वाले हैं, मैं रखता बाद में हूं, सबसे पहले मतलब प्रूफ क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे ये प्रूफ करने वाले हैं, ये डेरिवेशन निकालने वाले हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे तो उसकी कितनी बड़ी इमेज हमें मिलेगी, मतलब इसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी। तो इसको निकालने से पहले एक छोटी सी चीज मैं यहां आपको बता देता हूं, फाइनल इमेज द्वारा मैग्नीफाइंग पावर, ये क्या बच्चों, मैग्नीफाइंग, अगर मैं किसी बीटा बाई अल्फा, ये क्या होती है, बीटा बाई अल्फा। बीटा क्या है,
इमेज द्वारा, मान लो किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई, यहां पे मैं पूरा डायग्राम नहीं शो कर रहा हूं, ये इमेज मान लो है बच्चों, इमेज द्वारा जो एंगल आई पर बनता है वो क्या कहलाता है, बीटा। और डिस्टिंक्ट विजन माने कितना बच्चों, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं और तब वो जो एंगल बनाता है वो क्या कहलाता है, अल्फा। मतलब ऑब्जेक्ट द्वारा बनाया गया एंगल, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई, ये डिस्टेंस डी हो गया, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई, ये क्या हो गया, यू ही हो गया। तो इसके द्वारा ये एच ओ यहां पे ले लेंगे, एच ओ एंड ऑब्जेक्ट द्वारा बनाए गए एंगल को हम क्या कहते हैं बच्चों, अल्फा, जब वो डिस्टिंक्ट विजन पे रखा हो। और इमेज द्वारा बनाए गए एंगल को हम क्या कहते हैं, बीटा। और इमेज कहीं पे भी बने आपकी, तो वो एंगल जो बनाएगी आके आपके ऊपर या आईपीस लेंस के ऊपर, वो वही एंगल क्या कहलाएगा, बीटा। और बीटा बाई अल्फा का ही रेशियो क्या कहलाता है, मैग्नीफाइंग पावर। अगर मैं यहां सिंपल एक लेंस से निकालूं, एक लेंस से निकालूं, तो आप देखिए यहां पे जनरली बीटा बहुत स्मॉल है, बीटा बहुत स्मॉल है, तो 10 बीटा किसके इक्वल होगा, बीटा के। तो बीटा इक्वल टू कितना, एच नॉट बाई यू। और 10 अल्फा कहीं ना कहीं अल्फा के इक्वल होगा, कितना होगा, एच नॉट बाई, दोनों को डिवाइड करिए तो बच्चों एच नॉट बाई यू ई डिवाइडेड बाई एच नॉट बाई कितना आ गया, डी बाई। ये मैग्नीफाइंग पावर आ गई एक लेंस की। अब मुझे क्या निकालना, इस पूरे कॉम्बिनेशन की मैग्नीफाइंग पावर निकालनी। तो सबसे पहले मैं क्या कहूंगा, इस लेंस से एक रेज गई, ठीक, अच्छा रेज गई, और ये रेज, ये डिस्टेंस यू ही हो गई बच्चों, इसका फोकल लेंथ में क्या कहूंगा, एफ ई कहूंगा। और एक रेज ऐसे गई, ये रेज कहां से होके जाएगी, ये रेज एफ ई से होके जाएगी कहीं ना कहीं। ये इसकी इमेज बनेगी ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। और मान लेते हैं यहां कहीं एफ ई हुआ, पर यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम लोग बच्चों क्या कहेंगे, सॉरी वी ओ। ये ऑब्जेक्टिव लेंस का मैं बता रहा हूं ना, तो इसको किससे दिखाऊंगा, ओ से दिखाऊंगा, वी ओ यू ओ, और इसे भी एफ ओ। तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। मैं मान लेता हूं ये वर्चुअल हाइट हो गई है अभी, एच आई डैश। अब ये इमेज जो होगी इसके लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। ये क्या बनेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस में क्या कहूंगा, यूई। अच्छा एक रेज जाएगी इसके पैरेलल, पैरेलल रेज कहां से होके जाती है बच्चों, आपको पता है, पैरेलल रेज होके जाएगी फोकस से, जो एफ ई होगा, और दूसरी रेज जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये दोनों कहीं ना कहीं जब आगे बढ़ेंगी तो आगे मीट नहीं करेंगी, कहां आके मीट करेंगी, कहीं पीछे की तरफ ये आके मीट, पीछे की तरफ आके बच्चों ये मीट, ये आपके बनेंगे एच आई, जो आपका एक्चुअल, मैं इसको क्या कह सकता हूं, इसको मैंने ए बी नाम दिया, इसको मैं कह सकता हूं ए डबल डैश बी डबल। ये आपकी लास्ट इमेज बनी। तो बच्चों यहां पे मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट से जो एंगल बनता है मैं उसे क्या कहता हूं, अल्फा। और जो इमेज द्वारा, आप चाहे ये फाइनल इमेज ले, तो ये आईपीस लेंस में कितने का एंगल बनाती है, जो एंगल बनाएगी मैं उसको क्या कहूंगा, बीटा। मैं उसको क्या कहूंगा बच्चों, बीटा। अगर मैं यहां पर 10 बीटा निकालूं, आप 10 बीटा निकालिए यहां पर, अगर 10 बीटा निकालेंगे तो 10 बीटा बीटा के ही इक्वल होगा, तो आएगा कितना बच्चों, 10 बीटा इज इक्वल टू एच आई बाई ये पूरी डिस्टेंस,
यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी क्या कहलाएगी, बी। ये थोड़ा सा ऊपर से दिखा देता हूं ताकि अपने पास कुछ स्पेस बचा रहे। बी, ये क्या कहलाएगा बच्चों, वी। आई पीस लेंस ये ओ है और ये क्या है, ई। ठीक, और ये अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस की इमेज इस साइड बनी है, इसलिए जो आईपीस लेंस का फोकस होगा वो क्या होगा, इधर होगा, क्योंकि ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा वो फोकस और ऑप्टिक सेंटर के कहीं ना कहीं बीच होगा, तभी उसकी ये वर्चुअल इमेज बनेगी। तो टेन बीटा इज इक्वल टू, बीटा में कितना कह सकता हूं, एच आई बाई या एच आई डेस बाई यूई, एच आई डेस बाई यूई। और टेन अल्फा इज इक्वल टू हम लोग कितना कह सकते हैं बच्चों, टेन अल्फा इज इक्वल टू अगर मैं कहना चाहूं तो कह सकता हूं एच ओ बाई यू, एच ओ बाई यू। या जनरली आप यहां पे देखिए, टेन अल्फा हमेशा फिक्स होता है, टेन अल्फा जो होता है बच्चों हमेशा फिक्स होता है। आप अल्फा को कभी भी यहां से ऐसे मत लिखिए, कभी भी अल्फा लिखिएगा तो यहां पे डी ही लिखिएगा, एच ओ बाई डी। टेन अल्फा इज इक्वल टू हमेशा क्यों होगा, डी, क्योंकि मैंने आपको अल्फा की डिफिनीशन क्या बताई, अल्फा की डिफिनीशन ये बताई कि ये डिस्टिंक्ट रीजन पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तभी क्या होगा, वो अल्फा एंगल होगा। अब ये ऑब्जेक्ट हो सकता है 25 सेंटीमीटर पर रखा हो या ना रखा हो, पर मैंने ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं कही है, इसलिए मैं इसे अल्फा नहीं लूंगा। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एच नॉट बाई डी। मैं इसको क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अल्फा और बीटा क्या बहुत ही स्मॉल एंगल है, बहुत स्मॉल एंगल। तो अगर मैं लेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए बच्चों अगर निकालूं तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए एमओ होगा कितना, ये आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है, एच आई डेस बाई एच ओ, एच आई डेस बाई एच ओ इज इक्वल टू वी बाई यू। और मैं जब भी इसको प्रूव कर रहा हूं तो इनका साइन भी साथ में रख रहा हूं, तो मैं u का साइन क्या रख सकता हूं, माइनस, और एच आई डेस का भी साइन क्या रख सकता हूं, माइनस। तो मैं यहाँ पे एच आई डेस इक्वल टू कितना लिखूंगा, बी बाई यू एच ओ। ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगा बीटा में, ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगा बीटा में, तो बीटा इक्वल टू आ जाएगा, ये क्या बच्चों, वीओ यू, वीओ वीओ यूओ इज बाई एच ओ बाई यू, इतना बीटा इक्वल टू आ गया बच्चों। और मैंने मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू क्या बताया, बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई अल्फा। तो बीटा बाई अल्फा कर दीजिए, वी नॉट एच नॉट बाई यू बाई यू ई डिवाइडेड बाई एच नॉट बाई डी। और जनरली एच नॉट से कट गया, तो बच्चों यहां पे बचा क्या, वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू, मैग्नीफाइंग पावर। अगर आप ध्यान से देखें तो वी नॉट बाई यू नॉट को मैंने क्या कहा है, एमओ। वी नॉट बाई यू नॉट को मैं क्या कह सकता हूं, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब मैग्नीफाइंग, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू, इनटू क्या कर रहा हूं बच्चों में, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब मैं यहां पर एमई, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस लेंस, आई पीस लेंस, दोनों का इनटू कर देंगे तो क्या आ जाएगी बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर। तो आप ये दोनों फॉर्मूले याद कर सकते हैं। पर इसके अंदर भी बच्चों दो कंडीशंस बनती हैं, इसके अंदर भी दो कंडीशंस बनेगी, आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, तब मैं क्लीन करके आगे बढ़ूं।
यहां पर देखिए, कंडीशन फर्स्ट क्या बनेगी बच्चों, ऐसा हो सकता है कि जो इमेज बने वो कहां बने, डिस्टिंक्ट रीजन पर। फाइनल इस पे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा, यहां पे क्या होगा, मैक्सिमम मैग्नी, फाइनल इमेज एट डिस्टिंक्ट रीजन। फाइनल इमेज कहां बनी है, डिस्टिंक्ट रीजन पर। मतलब मैं v इक्वल टू क्या रख सकता हूं, मैं v इक्वल टू v इक्वल टू मैं क्या रख सकता हूं, माइनस डी। u इक्वल टू क्या है, माइनस ue। और f इक्वल टू क्या है, एफ पी। तो बच्चों यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू। तो वन बाई एफ पी इक्वल टू वन बाई माइनस डी माइनस माइनस वन बाई माइनस यूई। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो वन बाई यूई इक्वल टू आ जाएगा वन बाई एफ पी प्लस वन बाई डी, प्लस वन बाई डी। ये वैल्यू मैं कहां पुट कर दूंगा, जो एम का फॉर्मूला है, वी नॉट यू नॉट डी बाई वन बाई यूई, इस फॉर्मूले में मैं यूई की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो बच्चों मिले क्या, वन बाई एफ पी प्लस वन बाई डी। मैं डी का अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वी नॉट यू नॉट बराबर वन प्लस डी बाई एफ ई। ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन यदि होगा तो आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। और केस टू, कंडीशन टू बच्चों अगर मैं यहां पर देखूं तो क्या होगा, मिनिमम मैग्निफिकेशन। मिनिमम मैग्निफिकेशन ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिनिमम मैग्निफिकेशन कब होता है। मिनिमम मैग्निफिकेशन कब होगा, जब फाइनल इमेज कहां पे बनेगी बच्चों, जब इनफाइनाइट पर बनती तो उसको हम क्या कहते हैं, मिनिमम मिनिमम मैग्निफिकेशन। मतलब v इक्वल टू कितना होगा, इनफाइनाइट, u इक्वल टू माइनस यू होगा और f इक्वल टू एफ होगा। मैं इसी फॉर्मूले में रखूंगा, तो वन बाई एफ पी इक्वल टू वन बाई इनफाइनाइट माइनस माइनस यू। तो आपको वन बाई इनफाइनाइट की वैल्यू जीरो हो जाएगी बच्चों, इस पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो एफ पी इक्वल टू मिलेगा क्या, यूई। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में रखूं, मैक्स मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में, तो वी नॉट यू नॉट डी बाई यूई है, तो ये क्या हो जाएगा, वी नॉट यू नॉट डी बाई एफ ई। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। यूई की जगह कितना रख देंगे बच्चों हम लोग, एफ ई। ये मिनिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपका होगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आप दोनों कंडीशंस बता के इस पूरी प्रूविंग को करेंगे। तो ये 5 नंबर में इस बार के सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन आए हैं, तो आप पूरी कंडीशंस दोनों बता के प्रूविंग करेंगे, तभी आपको इसमें पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेलो बच्चों, आज हम लोग लास्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करने वाले हैं, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में जैसे यहाँ हमको पता है कि दो टाइप के टेलीस्कोप होते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्शन में भी दो टाइप के होते हैं, कैसग्रेन एंड न्यूटन। तो कभी भी एग्जाम में आएगा तो क्या आएगा, कैसग्रेन का डायग्राम बनाने को आएगा। अगर प्रूविंग आएगी तो रिफ्रैक्टिंग की ही आएगी, टेलीस्कोप की। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पे प्रूविंग कर लेते हैं बच्चों। अब प्रूविंग में हमको निकालना क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर होती क्या है इसकी, विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज और विजुअल एंगल डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। अच्छा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर में अंतर क्या है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या कहता था, जो ऑब्जेक्ट रखा हो वो डिस्टिंक्ट रीजन पे रखा हो, तभी हम एंगल क्या बताएंगे, बीटा बाई अल्फा। पर ये कहता डिस्टिंक्ट रीजन पे रखा हो चाहे ना रखा हो, पर ये जो आंख के ऊपर जो एंगल बनाएगा वही क्या होगा, आपका विजुअल एंगल होगा। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लेंस बना लेंगे। इस ये क्या हो गया बच्चों, ऑब्जेक्टिव लेंस। जो ऑब्जेक्ट के साथ रखा ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस क्या होगा, लार्ज होगा। ठीक है, और हम बना लेंगे एक आई पीस लेंस। ये क्या हो जाएगा, आई पीस
लेंस, और इसका फोकस क्या होगा, वो स्मॉल होगा। ठीक। अब हमें क्या करना है, कोशिश करनी, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, यहाँ इनफाइनाइट पे रखा होगा। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा क्योंकि अब आप सूरज चांद सितारा बहुत दूर की चीजें यहां से देखेंगे। मैं ऐसा मान लेता हूं कि बहुत दूर रखा है ऑब्जेक्ट, जो होगा वो बहुत दूर रखा होगा। तो यहां से रेज जो आएंगी वो पैरेलल आएंगी बच्चों। रेज जो आएगी वो कैसे आएगी, पैरेलल आएगी। मान लेता हूं ऐसे पैरेलल रेज आएगी, यहां से भी क्या होगा, पैरेलल रेज आएगी। बच्चों एग्जाम में हम लोग पैरेलल, अगर कोई भी दो रे पैरेलल आती है तो बच्चों उसका रूल क्या होता है, फोकल प्लेन पर आकर मीट करती। कहां मीट करती, फोकल प्लेन पर। फोकल प्लेन पर वो आके मीट, वो कहीं ना कहीं फोकल प्लेन पर आकर मीट करती। अगर दो पैरेलल रेज कहीं से भी आती हैं तो वो कहां आके मीट करती हैं, फोकल प्लेन पर। फोकल प्लेन पर बच्चों यहां पर जो एंगल, ये मैंने क्या कहा, अब ये एंगल क्या होगा, अल्फा। यहां अल्फा बनेगा तो यहां, तो ये एफओ ही होगा, ये एफओ ही होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, फोकल प्लेन पर आकर मीट करेंगी। तो अगर ये ए बी है तो बच्चों, अगर ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो ये क्या होगा, ए डैश बी डैश। तो मैं क्या मानता हूं, एच आई डैश। तो यहां से यहां तक जो ये हो गया, ये बच्चों बीओ भी होगा और एफओ भी होगा। ठीक। और एफ पी कहीं ना कहीं आई पीस लेंस का एफ पी मैं यहां पे मानूंगा, और ये डिस्टेंस जो होगी वो क्या कहलाएगी, यूई। अब ये इमेज कहीं ना कहीं इसके लिए किसका काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। तो वही है कि एक रेस तो जाएगी बच्चों यहां से ऐसे, और दूसरी रेस जाएगी ऐसे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से। तो पैरेलल रेस तो निकल जाएगी किससे, एफपी से। यहां से कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे होंगे। तो दोनों रेस आगे तो कहीं नहीं मिलेंगी, और पीछे आके बच्चों ये मीट करेगी। कहीं पीछे आके बच्चों ये मीट करेगी, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, वी। तो यहां मैंने m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा लिखा। आप इसे नोट कर लीजिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं यहां पे बीटा और अल्फा को निकालूंगा बच्चों। सबसे पहले अगर बीटा एंड अल्फा जो है वो वेरी वेरी स्मॉल है, बहुत छोटे हैं बच्चों, ये क्या है, बहुत छोटे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, टेन बीटा इज इक्वल टू बीटा। तो ये कितना होगा, ये फाइनल इमेज जो एंगल बनाते हो क्या कहलाता है बच्चों, बीटा। एच आई डैश बाई यू, एच आई डैश बाई यू। और टेन अल्फा का जो एंगल बनेगा बच्चों वो अल्फा के इक्वल होगा। तो टेन अल्फा कितना होगा, एफ, एच आई डैश बाई एफ हो, एच आई डैश बाई एफ। अगर मैं मैग्नीफाइंग पावर निकालू बीटा बाई अल्फा, तो एच आई डैश बाई यूई डिवाइडेड बाई एच आई डैश बाई एफ ओ। तो इन दोनों को सॉल्व करो तो मैग्निफिकेशन पावर आएगी एफ ओ बाई, ये आपकी मैग्निफिकेशन पावर आ गई। अब इसमें भी दो केस होंगे बच्चों। केस फर्स्ट क्या होगा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की कंडीशंस क्या होती बच्चों, फाइनल इमेज कहां बननी चाहिए, फाइनल इमेज एट एट डिस्टिंक्ट विजन, एट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट विजन कितना बच्चों, 25 सेंटीमीटर। तो फाइनल इमेज कहां पर बनेगी, फाइनल में बनेगी 25 सेंटीमीटर पर। मतलब मैं बी इक्वल टू माइनस डी ले सकता हूं, और u इक्वल टू माइनस यूई, और f इक्वल टू एफ ई। फिर से मैं फॉर्मूले में रखूंगा, वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई बी माइनस वन बाई यू। तो वन बाई एफ पी इक्वल टू वन बाई माइनस डी माइनस वन बाई माइनस यूई। तो वन बाई यूई इक्वल टू मैं कह सकता हूं बच्चों वन बाई एफ पी
प्लस 1/d। तो यहीं पे आप मैग्निफिकेशन पावर के फॉर्मूले में रख दीजिए। जो मैग्निफिकेशन पावर फॉर्मूला आया 1/ue की वैल्यू 1/ue की वैल्यू रखेंगे तो बच्चों कितना बनेगा 1/fp प्लस 1/d। 1/fp प्लस 1/d। इस फॉर्मूले को बच्चों आप यहां पे रख सकते हैं। आप चाहें तो f/fp fp कॉमन भी ले लेंगे तो 1/fp/d। ये आपका बन गया मैग्निफिकेशन पावर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का। और दूसरी केस 2 क्या होता है बच्चों? केस 2 होता है मिनिमम मैग्निफिकेशन। मिनिमम मैग्निफिकेशन किस केस में होगा? मिनिमम मैग्निफिकेशन जो होगा बच्चों यहां पर जब जो फाइनल इमेज बनेगी वो कहां पे बनती है? इनफाइनाइट पर। फाइनल इमेज कहां बनेगी? इनफाइनाइट पर। मतलब v इक्वल टू इनफाइनाइट होगा, u इक्वल टू माइनस यूई होगा, f इक्वल टू एफ ई होगा। अगर आप इस फॉर्मूले में रखते हैं इसको तो 1/fp इक्वल टू 1/इनफाइनाइट माइनस 1/माइनस यूई, मतलब fp इक्वल टू u। तो मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला क्या है? fo/ue। तो मैं इसमें अगर वैल्यू रखूंगा तो fo/, तो सेकेंड कंडीशन हो गई बच्चों। इतना करने के बाद इसमें जो एक बात और पूछता है कि बहुत बड़े टेलीस्कोप में या रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में दिक्कत क्या आती है? बच्चों आप इसको छोटा मोटा मत समझिए कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस बना ये बहुत छोटा नहीं है। ये आप समझ सकते हैं किसी कमरे या 4-5 कमरों को मिलाकर उतने बड़े साइज का ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। इसको मैन्युफैक्चर करना, कैरी करना, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ये तो दिक्कत होती ही होती है। साथ में इसके साथ दो दिक्कतें और होती जो हर साल पेपर में पूछी जाती है बच्चों। आप सबसे पहली दिक्कत इसके साथ क्या होती है बच्चों? स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन इसमें क्या होता है बच्चों कि जो इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब जो किसी 4-5 कमरों के बराबर इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस बनाया जाए तो इसकी मार्जिनल जो पैराक्सियल रेज होंगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास होंगी, वो तो अलग फोकस पे मीट करेंगी। और जो मार्जिनल रेज होंगी, जो मतलब किनारे में जो रेज होती है उनको क्या कहते हैं बच्चों? मार्जिनल रेज। उनका फोकस अलग होगा। अगर ऐसा होगा तो बच्चों जो आपको दिखेगा वो धुंधला टाइप का दिखेगा, आपको क्लियर इमेज नहीं दिखेगी। ठीक है, सबसे पहली दिक्कत इसमें होती है स्फेरिकल एब्रिएशन की। और दूसरी दिक्कत क्या होती है बच्चों? आप यहां का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरी दिक्कत किस बात की होती है बच्चों? यहां पर क्रोमेटिक एब्रिएशन। क्रोमेटिक एब्रिएशन। क्रोमेटिक एब्रिएशन में क्या होता है बच्चों कि यहां पर इतना बड़ा लेंस होने की वजह से ये क्या होता है? ये विबग्योर में बढ़ जाता है, यहां पे डिस्पर्जन हो जाता है। यहां पर डिस्पर्जन हो जाता है। डिस्पर्जन के कारण रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है तो वो आगे की तरफ आ जाती है रेड लाइट, और वॉयलेट लाइट की कम है तो वॉयलेट लाइट पीछे की तरफ आके यहां पे आ जाती है। तो क्योंकि इनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है तो वेवलेंथ अलग अलग होगी तो अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा ग्लास यहां पर, जिसके कारण ये एक ही जगह मीट नहीं करेंगे, ये विबग्योर में बढ़ जाएंगे और आपको अच्छी इमेज नहीं मिलेगी। तो क्रोमेटिक और स्फेरिकल एब्रेशन के कारण ही रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप यूज नहीं किया जाता। और इसके साथ और भी दिक्कत होती है, कॉस्ट भी इसकी ज्यादा होती है, मैन्युफैक्चर करना भी कठिन होता है इसका, और इसको कैरी करना भी कठिन होता है। तो इसलिए यहां पे किसका यूज किया जाता है? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप या इसको रिफ्लेक्शन टेलीस्कोप भी कह सकते हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और इसमें भी जो इंपॉर्टेंट है कैसग्रेन टेलीस्कोप है। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।